नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोल रहा हूं। एक फोन कॉल, 35 मिनट और पीएम मोदी ने ट्रंप और राहुल गांधी दोनों के कैसे धागे खोल दिए आज आपको दिखाऊंगा। पीएम मोदी ने चुन चुन कर हिसाब किया, राहुल गांधी का नरेंद्र सरेंडर वाला चैप्टर ही फाड़ डाला है। जगह और समय दोनों चुनकर पीएम मोदी ने साबित कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप तो महा झूठे हैं। आज उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा, एक्सक्लूसिव जानकारी दूंगा। G7 समिट में पीएम मोदी का वो रौला, खालिस्तानियों को पाले बैठा कनाडा भी कैसे लाइन पर आ गया आज आपको दिखाऊंगा। मोदी, मेलोनी और वायरल रील्स, इटली की पीएम से पीएम मोदी की मुलाकात ने फिर सोशल मीडिया पर आग क्यों लगा दी है। इजरायल से पिटते ईरान का खौफनाक प्लान, परमाणु हमला करने की तैयारी कर रहा है क्या ईरान। पहले हमास से लड़ाई, अब ईरान से जंग। क्या इजरायल के पास मिसाइलें खत्म हो रही हैं। खामनेई की मौत का प्लान फाइनल है क्या। पेजर बम फटेगा या सीधा मिसाइल से ठोक दिया जाएगा, आज इसके बारे में भी बताऊंगा। इसके अलावा भिखारी पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर को बिरयानी खिलाने ट्रंप ने क्यों बुलाया, क्या गेम है। मोदी छोड़ेंगे नहीं, खाने की टेबल पर बिठाकर ट्रंप ने मुनीर को समझा दिया है क्या। और चीन का महासंकट, सेना के बड़े बड़े अधिकारी रातों रात कहां गायब हो जा रहे हैं, आज इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। फास्टैग को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब फास्टैग का सालाना पास बनेगा। 3,000 रुपए का पास बनवाकर साल में 200 ट्रिप की जा सकेंगी। एक ट्रिप का मतलब है एक साइड की एक टोल क्रॉसिंग। मान लीजिए एक टोल पर एवरेज 50 रुपए लगते हैं, तो 200 टोल क्रॉस करने पर 10,000 रुपए देने पड़ते। लेकिन एनुअल पास बनवाने पर आपको 3,000 रुपए देने होंगे, यानी साल में 7,000 रुपए की बचत होगी। यूपी और दिल्ली में लगातार बुलडोजर एक्शन चल रहा है। यूपी के श्रावस्ती में सरकारी जमीन पर बने मदरसे को ध्वस्त कर दिया गया। जिले में अब तक 20 से ज्यादा अवैध मदरसों को हटा दिया गया है। वाराणसी के लंका इलाके में भी बुलडोजर चला। 100 साल पुरानी 35 दुकानों को हटाया गया। उधर दिल्ली के लोनी रोड पर अवैध झुग्गियों को हटा दिया गया है। दिल्ली में क्लासरूम निर्माण घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दिल्ली के 37 ठिकानों पर छापे मारे हैं। यह छापेमारी दिल्ली के कई ठेकेदारों और प्राइवेट फर्म्स पर की गई। इस घोटाले में पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें 12,000 से ज्यादा क्लासरूम के निर्माण में 2,000 करोड़ रुपए की वित्तीय गड़बड़ी का आरोप है। सोनम रघुवंशी के केस में एक नया नाम सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि सोनम ने संजय वर्मा नाम के एक व्यक्ति को 112 बार फोन किया था। पुलिस फिलहाल यह पता लगा रही है कि यह संजय वर्मा कौन है। पुलिस को यह भी संदेह कि हो सकता है कि संजय वर्मा के नाम का इस्तेमाल आरोपियों ने खुद को बचाने के लिए किया हो। पुलिस को शक है कि आरोपियों ने फर्जी नाम से सिम लिया था, जिसका इस्तेमाल राजा रघुवंशी हत्या को अंजाम देने में किया गया। सोनम रघुवंशी जैसा केस झारखंड से भी सामने आया है। झारखंड के गढ़वा में पत्नी पर आरोप लगा कि उसने जहरीला चिकन खिलाकर पति को मार दिया। आरोपी पत्नी ने पति को मारने की 2 बार कोशिश की थी। 2 बार खाने में जहर मिलाया था, लेकिन पति ने दोनों बार खाने से मना कर दिया था। लेकिन जब पत्नी ने मुर्गा भात बनाया तो पति खुद को रोक नहीं पाया और जहरीला चिकन खाने से उसकी मौत हो गई। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन और पाठशाला की पहली क्लास। एक फोन कॉल, 35 मिनट और पीएम मोदी ने ट्रंप और राहुल गांधी दोनों को एक साथ निपटा दिया, धागे खोल दिए। पीएम मोदी ने चुन चुन कर हिसाब किया, राहुल गांधी का नरेंद्र सरेंडर वाला चैप्टर ही फाड़ डाला क्या। जगह और समय दोनों चुनकर पीएम मोदी ने कैसे साबित किया कि डोनाल्ड ट्रंप तो महा झूठे हैं। और G7 समिट में पीएम मोदी का वो रौला, खालिस्तानियों को पाले बैठा कनाडा भी कैसे लाइन पर आ गया है, आज सबसे पहले इस सब की बात करने जा रहा हूं। बॉस, आपने आज तक फिल्मों में सुना होगा कि जगह भी मेरी होगी, समय भी मेरा होगा और चुन चुन कर हिसाब होगा। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है वो इससे कुछ बहुत अलग नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक फोन कॉल में ट्रंप से लेकर राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम सबको निपटा डाला, एक फोन कॉल। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से इंडी गठबंधन ने पीएम मोदी को खूब खरी खोटी सुनाई। राहुल गांधी ने तो नरेंद्र सरेंडर कहना शुरू कर दिया। इंडी गठबंधन ने पूरा माहौल बना दिया कि मोदी ने तो अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया।
मोदी ट्रंप से डरते हैं, मोदी ट्रंप के आगे चुप हैं। पिछले करीब 1.5 महीने से नरेंद्र मोदी ने ये सारे आरोप झेले और चुप बैठे रहे। चुप इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। सही वक्त कब? जब वो G7 में खड़े होकर ट्रंप के सामने उनके मुंह पर उनके झूठ की पोल खोल देंगे, उनके दावों को नकार भी देते और इंडी गठबंधन की पॉलिटिक्स को बेनकाब भी कर देते, और अंतर्राष्ट्रीय मंच से पूरी दुनिया को मैसेज चला जाता कि भारत को किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है बॉस। लेकिन ट्रंप तो G7 की मीटिंग को बीच में छोड़कर अमेरिका चले गए। मोदी और ट्रंप की आमने सामने की मुलाकात रह गई। लेकिन मोदी कोई भी मौका छोड़ने वालों में से नहीं, क्योंकि भले मोदी ट्रंप आमने सामने ना मिले, लेकिन उनकी फोन पर बात हो गई। और फिर बॉस, नरेंद्र मोदी ने जो सुनाया है ट्रंप को, सुन ट्रंप रहे थे, कान से धुआं राहुल गांधी के फेंक रहा होगा। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से फोन पर जो कहा, उसने ऑपरेशन सिंदूर पर मध्यस्थता को लेकर सारे फेक नैरेटिव को एक बार में ध्वस्त कर दिया। जैसे ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराई, अब नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से उनके मुंह पर कह दिया कि कौन मध्यस्थता जी, कोई मध्यस्थता हुई नहीं थी। पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ाया और तब जाके एक्शन रुका था, ये उन्होंने ट्रंप के मुंह पे कह दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी दावा किया था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान में सीज फायर कराने के लिए ट्रेड का सहारा लिया था, दोनों देशों को व्यापार का ऑफर दिया था। लेकिन पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के इस दावे को भी उनके मुंह पर गलत बता दिया, क्योंकि जब मध्यस्थता में ही अमेरिका की कोई भूमिका नहीं, तो फिर बातचीत में ट्रेड का तो कोई सवाल नहीं। पीएम ने कहा ट्रेड की कोई बात ही नहीं होती भाई, कहां से ये सब उठा के ले आते हो तुम। यानी इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को उनके मुंह पर नरेंद्र मोदी ने जो कहा, साबित कर दिया कि यह ट्रंप महाझुट्ठा आदमी। अभी तो मैंने आपको पीएम मोदी और ट्रंप के बीच 35 मिनट की लंबी बातचीत का सिर्फ एक हिस्सा बताया। 35 मिनट की इस बातचीत की एक्सक्लूसिव जानकारी तो अभी आगे दूंगा। पीएम मोदी ने ऐसा क्या कहा कि ट्रंप को क्या कहा कि ट्रंप की भी हालत खराब हुई। पीएम मोदी ने ट्रंप को ऐसा क्या कहा कि पाकिस्तान घबराया हुआ है। मोदी ट्रंप की बातचीत से कैसे भारत में बवाल मच गया, राहुल गांधी और कांग्रेस कैसे फुल एक्सपोज हो गए, G7 में पीएम मोदी और भारत का कैसा रौला दिखा, खालिस्तानियों का क्या हिसाब हुआ, आज सब आपको पहले दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा G7 और मोदी के इस रौले की एक झलक देखिए। An immediate ceasefire between India and Pakistan. We helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on. कहा मोदी जी, नरेंद्र, सरेंडर। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा, मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि ये बातचीत हुई, और जो प्रधानमंत्री, हमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने यह बात की, ये जमीन आसमान का फर्क है। जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है वो विदेश सचिव ने कहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी ने ट्रंप के दावों को उनके मुंह पर ही झुठला दिया। और इससे बेहतर क्या हो सकता था? नरेंद्र मोदी ने एक सीजन कैंपेनर की तरह, वो ट्रंप की तरह इधर उधर कुछ भी बोलते नहीं चलने वाले आदमी है बॉस। उन्होंने जो आदमी बोल रहा है उसके मुंह पे कहा कि तुम झूठे हो। इससे बेहतर क्या हो सकता है? क्योंकि आप कुछ बोलेंगे, वो कुछ बोल रहा है, मुंह पे बोला भाई कि तुम झूठ बोल रहे हो। पीएम मोदी ने कश्मीर को लेकर ट्रंप की मध्यस्थता की हसरतों पर भी पानी फेर दिया। ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि वो दोनों देशों के साथ मिलकर यह देखने की कोशिश करेंगे कि क्या 1000 साल बाद कश्मीर के मुद्दे का कोई हल निकाला जा सकता है। पीएम मोदी ने ट्रंप की इस गलतफहमी को भी दूर कर दिया और ट्रंप से बातचीत में उन्हें साफ साफ सुना दिया कि भारत ने तो कभी मध्यस्थता स्वीकार न तो की थी, न करता है और न कभी करेगा। आप सुनिए पीएम मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने क्या बताया। फिर आपको बताऊंगा कि नरेंद्र सरेंडर कहने वाले राहुल गांधी अब कहां चुप होकर बैठे। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी।
प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सारा कंफ्यूजन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फैलाया था। जिसने कंफ्यूजन फैलाया, पीएम मोदी ने उसी के मुंह पर सारी बातें क्लियर कर दी। ऐसा ही कंफ्यूजन नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी फैलाने की कोशिश की। यह माहौल बनाया कि ट्रंप ने मोदी को फोन किया था और मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी की लाइन को पकड़ते हुए पाकिस्तान को भी मौका मिल गया था, वो भी माहौल बनाने लगा था। लेकिन पीएम मोदी ने एक ही फोन कॉल में सारी कहानी पलट दी। अमेरिका से लेकर पाकिस्तान और भारत के अंदर इंडी गठबंधन सभी को क्लियर कट मैसेज मिल गया और इसलिए अब राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहे, वो सन्नाटे में है। जबकि आप सुनिए कुछ दिन पहले वो क्या क्या कह रहे थे। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार, कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। 11 बार बोला है पब्लिक में। नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो सच्चाई है। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। राहुल गांधी हवा हवाई कहानियां सुना रहे थे। ट्रंप ने फोन किया, मोदी को कहा नरेंद्र सरेंडर, ये सुन रहे थे। और आज जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या किया, उससे तो यह भी क्लियर कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई बात ही नहीं हुई थी और ना उसके बाद हुई। यह तो पहली बार बात हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने तब फोन किया था जब पहलगाम में हमला हुआ था और भारत के साथ खड़े होने की बात की थी। तो राहुल गांधी जो ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने फोन किया, कोई ट्रंप से फोन पे बात ही नहीं हुई उसके बाद, वो भी झूठ निकल गया। और सरेंडर वाली बात तो खैर दुनिया समझ रही है क्या है। जो लोग नरेंद्र मोदी या नरेंद्र सरेंडर की बात कर रहे हैं वो ये भी जान लें, ये पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी ने ट्रंप की बात को उनके मुंह पर काटा हो या उसे गलत बताया। इससे पहले साल 2019 में ट्रंप और पाकिस्तान के तब के प्रधानमंत्री इमरान खान की मुलाकात हुई। उस मुलाकात में भी ट्रंप ने दावा कर दिया था कि नरेंद्र मोदी ने उनसे कश्मीर में मध्यस्थता करने को कहा। इस दावे के एक महीने बाद जब अगस्त में 2019 में नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई थी, तो पीएम मोदी ने ट्रंप के बगल में बैठ के उनके दावे को गलत बता दिया था। सुनिए, साल 2019 में भी ट्रंप ऐसे ही उल्टे सीधे दावे कर रहे थे जैसे वो अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कर रहे हैं, और कैसे नरेंद्र मोदी तब भी ये दुनिया के सामने ट्रंप के मुंह पर बैठ के बोले थे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठा आदमी, मतलब सेंस यही था। देखिए एक बार। I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago, and we talked about this subject. And he actually said, "Would you like to be a mediator or arbitrator?" I said, "Where?" He said, "Kashmir, because this has been going on for many, many years." भारत और पाकिस्तान के सारे इश्यूज बायलैटरल है और इसलिए हम दुनिया के किसी भी देश को इनके लिए कष्ट नहीं देते हैं। मुझे विश्वास है कि भारत और पाकिस्तान जो 1947 के पहले एक ही थे, हम मिलजुल करके हमारी समस्याओं पर चर्चा भी कर सकते हैं और समाधान भी कर सकते हैं। यानी राहुल गांधी जो कह रहे थे कि मोदी चू नहीं कर पा रहे, मोदी नहीं बोल पा रहे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, मोदी इसलिए चुप बैठे थे क्योंकि वो मुंह पर बोलने में विश्वास रखते हैं कि ये आदमी झूठ बोल रहा है और तुम झूठ बोल रहे हो। ट्रंप को बोल रहे हैं ना भाई कि तुम जो बोला उन्होंने उसका सीधा मतलब ये है कि तुम झूठ बोल रहे हो। पहले भी किया कि भाई हम कश्मीर के मामले में किसी के बीच में जरूरत ही नहीं है। ट्रंप को मुझे लगता है इलाज भी थोड़ा कराना चाहिए। क्या चल रहा है उनकी, कुछ भी कहानी सुना देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, और अभी भी वो आदमी जो है यही कहेगा कि मैंने युद्ध रुकवाया, ये आप मान के चलिए, क्योंकि वो ये थोड़ी मानेगा कि मैं झूठ बोल रहा था। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, झूठ फैलाने के चक्कर में आज कांग्रेस के नेता जयराम रमेश भी रंगे हाथ पकड़े गए। जब मोदी और ट्रंप की बातचीत की जानकारी सामने आई तो कांग्रेस को लगा कि भाई सीज फायर को लेकर जो मनगढ़ंत कहानी बनाई थी वो तो गलत साबित हो गई।
तो उसे ढकने के लिए कांग्रेस नेता जयराम रमेश नई कहानी गढ़ने लगे। जयराम रमेश ने अपने फोन में एक पुराना चिट्ठा खोल दिया और दावा कर दिया कि मोदी और ट्रंप की बातचीत को लेकर जो बातें विदेश सचिव बता रहे हैं वो बातें तो राष्ट्रपति ट्रंप के प्रेस नोट में है ही नहीं। यानी जयराम रमेश एक तरह से यह कहने लगे कि विदेश सचिव झूठ बोल रहे हैं, मोदी ने ट्रंप से ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। अब मजे की बात यह है कि जयराम रमेश जिस प्रेस नोट का हवाला देकर मोदी को घेर रहे थे वो पुराना प्रेस नोट जनवरी का निकला, जबकि मोदी और ट्रंप की बातचीत तो आज 18 जून को हुई और उसे लेकर तब तक अमेरिका की तरफ से कोई प्रेस नोट जारी भी नहीं हुआ था। आप सोचिए, नरेंद्र मोदी को घेरने के चक्कर में ये लोग इतने हड़बड़ी में रहते हैं कि ऐसे ऐसे कांड करते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी फेक न्यूज फैलाने लगते हैं। आप जयराम रमेश को सुनिए कैसे पहले वो एक प्रेस नोट का हवाला देकर नरेंद्र मोदी को घेर रहे थे, फिर बाद में कह रहे हैं कि जब अमेरिका की तरफ से बयान आएगा तो देखा जाएगा, मतलब मानने की गलती की है। देखिए जरा, ट्रंप ने भी निकाला ये प्रेस नोट निकाला है कि मैंने क्या बात की। जो राष्ट्रपति ट्रंप के नोट में है और जो हमारे विदेश सचिव के नोट में है, यानी कि जो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि ये बातचीत हुई और जो प्रधानमंत्री हमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने ये बात की, ये जमीन आसमान का फर्क है। इनके प्रेस नोट में कहा है, राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस से निकला है ये कि बायलैटरल ट्रेडिंग रिलेशनशिप पर बात की, पर हमारे विदेश सचिव के जो नोट है, हमारे ओर से जो नोट निकाला गया है ट्रांसक्रिप्ट फोन कॉल का, उसमें तो उसका कोई जिक्र नहीं है। जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है वो विदेश सचिव ने कहा है। व्हाइट हाउस से कोई बयान आएगा वो अलग बयान है, वो बाद में हम देखा जाएगा। ये कांग्रेस की हालत, अपने यहां का प्रधानमंत्री कुछ कह रहा हो, अपने यहां का विदेश सचिव कुछ कह रहा हो, इनको भरोसा होगा ट्रंप पे, और वो भी अभी का बयान पे नहीं, पुराना कोई बयान लेके आगे कि ट्रंप ने ये बोला है। भारत कह रहा है कि भाई हमने पाकिस्तान को फोड़ दिया, इनको जानना रहेगा कि कितने रफेल गिरे, ये बताओ। क्या हिसाब है बॉस? पूरा देश एक लाइन में चलेगा, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, इनका इकोसिस्टम अलग लाइन पकड़ लेते हैं। जब जयराम रमेश की गलती पकड़ी गई तो उन्होंने सरेंडर कर दिया, जयराम रमेश ने माफी मांगी, लेकिन उस माफी में भी वो पीएम मोदी पर तंज करने से बाज नहीं आए। जयराम रमेश ने कहा कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझसे गलती हुई, मैंने उसको तुरंत सुधारा, कृपया मेरे इस वक्तव्य का संज्ञान लें। मतलब यहां भी मोदी को नॉन बायोलॉजिकल बताने का काम कर दिए। हालांकि इस माफी के साथ जयराम रमेश ने अपनी झेप मिटाने के लिए यह भी कहा कि अब पीएम मोदी को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर ट्रंप से जो बात हुई उस पर बयान देना चाहिए। लेकिन उसमें भी बोलेंगे तो आप कौन सा मान जाइएगा? आप कहिएगा नहीं, जो ट्रंप बोल रहा है हम वो मानेंगे, तो ऑल पार्टी मीटिंग में बोले, यहां बोले, वहां बोले, मीनार पर चढ़ के बोल दें। आपको जब मानना ही नहीं है तो मोदी कहां बोल रहे हैं, आपको क्या फर्क पड़ेगा? और जिनको मानना है वो ऑलरेडी मान रहे हैं। आपके राहुल गांधी को बिना कुछ बताई सब पता चल जाता है कि ट्रंप ने मोदी को फोन किया था, तो फिर मोदी ने सरेंडर कर दिया था, तो फिर अब आप प्रधानमंत्री के बयान की मांग क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी को तो सब पता है, उन्हीं से पूछिए। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच करीब 35 मिनट की बातचीत हुई और इस बातचीत में पीएम मोदी ने ट्रंप के साथ साथ पाकिस्तान को भी लपेट दिया। पीएम मोदी ने ट्रंप को बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। यह भी बता दिया कि भारत ने पाकिस्तान को तगड़े तरीके से ठोका और उसके एयरबेस उड़ा दिए। यह भी बता दिया कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं बल्कि युद्ध के रूप में देखेगा। यानी पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को यह भी बता दिया कि अभी पाकिस्तान को मार के छोड़े हैं, अभी खत्म नहीं किए हैं, अभी और मारेंगे अगर यह नहीं सुधरा। वैसे तो ये बातें पीएम मोदी बार बार कह चुके हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत में इन बातों को दोहराने का सीधा मतलब यह है कि भारत किसी दबाव में नहीं आने वाला। पाकिस्तान ने हिमाकत की तो पाकिस्तान बचेगा नहीं। मोदी और ट्रंप की बातचीत के दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी को अमेरिका आने का न्योता भी दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी से पूछा कि क्या वो कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। हो सकता है कि ट्रंप को अंदाजा हो गया हो कि सीज फायर को लेकर उन्होंने जो उल्टे सीधे बयान दिए हैं, पीएम मोदी अब खुश तो है नहीं उससे, मोदी फायर हैं, समझ में आ गया भाई को, तो कह रहा है कि हमसे मिलते चले जाओ ना दोस्त। पीएम मोदी ने ट्रंप के न्योते को ही ठुकरा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि बहुत काम है, बहुत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। दोनों लीडर्स ने तय किया कि अच्छा चलो निकट भविष्य में जल्द मिलने की कोशिश करेंगे। यह है नया भारत, यह है नरेंद्र मोदी जो ट्रंप को मुंह पे सुना रहे हैं, सारा झूठ एक्सपोज कर रहे हैं और यह भी बोल रहे हैं वो भाई अब सेटिंग गेटिंग करना चाह रहा था, इधर से मिलते हुए चले जाना भाई। तो नरेंद्र मोदी ने कहा बहुत काम है, अभी नहीं आ सकता। ये है भाई, अमेरिका बुलाएगा, कौन नहीं जाने को तैयार हो जाएगा, लेकिन मोदी ने मना कर दिया कि आगे देखते हैं, आगे मिले, ताकि ट्रंप को मैसेज जाना चाहिए कि भाई तुम क्या करते हो हम जानते हैं, चाहेंगे तो तुमको पूरी दुनिया में एक्सपोज कर देते हैं, अभी तो फोन पे तुमको बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को फोन पर नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा
कि भाई तुम्हारे जेडी वेंस का फोन आया था, उसने कहा था पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला, तो मैंने उससे कह दिया था कि भारत उससे बड़ा हमला करेगा। यानी यह भी बता दिया कि हमने कोई मीडिएशन की बात नहीं की थी। तुम्हारे वो वाइस प्रेसिडेंट ने फोन किया था तो मैंने उसको तभी बता दिया था कि हम और मारेंगे अगर वो मारने का पाकिस्तान सोच रहा है तो। और पाकिस्तान इसीलिए गिड़गिड़ाता हुआ आया, तब जाके हमने जो है वो सीज फायर किया है। यानी कायदे से डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी ने आज निपटा दिया, और साथ साथ कांग्रेस और उसके एजेंडे को। G7 में पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन ट्रंप के अलावा पीएम मोदी G7 में जिन जिन नेताओं से मिले वो पीएम मोदी से ऐसे मिले जैसे कोई वर्ल्ड लीडर नहीं बल्कि कोई फैन या फॉलोअर्स पीएम मोदी से मिल रहा। जैसे इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी पीएम मोदी से मिली तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि आप तो बेस्ट हैं, आपको फॉलो करने की कोशिश करती हूं। सुनिए जरा। मोदी और मेलोनी जब भी मिलते हैं तो उनका जो हैशटैग है मोदी मेलोनी मेलोडी, उसकी चर्चा शुरू हो जाती है। लेकिन मेलोनी दुनिया के सामने कह रही हैं कि यू आर द बेस्ट। नरेंद्र मोदी को कह रही हैं यू आर द बेस्ट, मैं आपको फॉलो करती हूं। इटली की पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी तस्वीर को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया, लिखा कि भारत और इटली के बीच जबरदस्त दोस्ती है। जॉर्जिया मेलोनी के पोस्ट को शेयर करते हुए पीएम मोदी ने भी कहा कि वो मेलोनी से पूरी तरह सहमत हैं। दोनों देशों की दोस्ती दोनों देशों के लोगों के लिए फायदेमंद है। G7 की मीटिंग के दौरान पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से भी मिले। इस दौरान पीएम मोदी ने कुछ ऐसा कहा कि दोनों नेता ठहाके मारकर हंसने लगे। दरअसल पीएम मोदी ने मैक्रों से कहा कि आप आजकल ट्विटर पर बहुत एक्टिव हैं। इसके बाद दोनों नेता खूब हंसने लगते हैं। पीएम मोदी के इस बयान को कल ट्रंप और मैक्रों के बीच सोशल मीडिया पर हुई नोकझोंक से जोड़कर देखा जा रहा है। आप भी देखिए दोनों के बीच क्या बातचीत हुई। Nowadays, you are active on Twitter. When did you arrive? Last night मैं यहाँ पहुँचा, उसके बाद G7 में पीएम मोदी यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष से भी मिले। इस दौरान यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला ने भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ट्रेड डील का जिक्र किया और कहा कि वो जल्द ही इसके लिए दिल्ली आ रही। यानी ट्रंप को एक और मैसेज चला गया कि तुम ट्रेड में ये करूंगा वो करूंगा करते रहो, हम यूरोपीय यूनियन से अपना मामला जो है वो सेटिंग गेटिंग बढ़ा रहे हैं। यानी ट्रंप की पहले फोन पर बेइज्जती हुई और फिर इस तस्वीर से बड़ा मैसेज दिया। G7 की मीटिंग में पीएम मोदी ने भारत के हितों के लिए वर्ल्ड लीडर से बातचीत की। साथ ही इस वैश्विक मंच से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को भी तगड़ा झटका दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद पर भारत का साथ देने के लिए वैश्विक समुदाय को धन्यवाद। पहलगाम हमले पर बोलते हुए पीएम ने कहा कि यह हमला सिर्फ भारत पर नहीं पूरी मानवता पर हमला था। पीएम मोदी ने आतंकवाद को पालने वाले देशों के खिलाफ सख्त एक्शन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जो लोग आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं उन्हें कभी कोई मदद नहीं मिलनी चाहिए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आतंकवाद पर दुनिया के सामने 3 सवाल भी रखे। उन्होंने पूछा कि क्या दुनिया के देश तभी आतंकवाद का वो खतरा समझेंगे जब वो खुद इसका टारगेट बनेंगे। पीएम मोदी ने पूछा कि आतंकवाद के पीड़ित और आतंकवाद फैलाने वालों को क्या एक करके देखा जा सकता है। उन्होंने IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थाओं की क्लास लगाते हुए पूछा कि क्या ग्लोबल संस्थाएं आतंकवाद पर मूक दर्शक बनी रहेंगी। यानी जैसा हमने आपको पाठशाला में बताया था कि G7 में पीएम मोदी पाकिस्तान की भी क्लास लगाएंगे और पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने वालों की भी क्लास लगाएंगे, वही हुआ। इधर पीएम मोदी G7 में जबरदस्त माहौल बना रहे हैं। वर्ल्ड लीडर्स के साथ उनकी बढ़िया जुगलबंदी दिख रही है। उधर कांग्रेस इसी राजनीति में फंसी है कि G7 की ग्रुप फोटो में नरेंद्र मोदी तो पीछे की लाइन में खड़े। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने तंज करते हुए कहा कि फोटो खिंचवाने के शौकीन लोगों को खड़ा किया जाए, वरना इतने आखिरी समय पर दया स्वरूप आए बुलावे पर जाने का फायदा ही क्या। नरेंद्र मोदी की टांग खींचने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। कह रहे हैं कि दया करके कनाडा ने बुलाया। सोचिए, अपने देश के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि दया करके बुलाया। दुनिया में इतने देश हैं, सबको बुला लेते अगर ऐसा था तो। दिख रहा है क्या वहां शहबाज शरीफ दिख रहा है क्या वहां पे? देश के अंदर ही चल रही इस राजनीति के बीच G7 समिट में पीएम मोदी का गजब का रौला दिखा। पीएम मोदी ने G7 बैठक के अलावा दुनिया भर के नेताओं के साथ बैठकें की। इस दौरान उनकी वर्ल्ड लीडर्स के साथ मजबूत बॉन्डिंग दिखी।
पीएम मोदी ने कनाडा में 10 घंटे के अंदर 12 बैठकें की। पीएम मोदी का G7 में ऐसा जलवा रहा कि खालिस्तानियों को पाले बैठा कनाडा भी लाइन पर आता दिख रहा है। कनाडा पहुंचने पर वहां के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत किया। पीएम मोदी का ऐसा वेलकम देखकर खालिस्तानियों की हालत खराब हो गई होगी। पीएम मोदी अपने चिर परिचित अंदाज में कनाडा के पीएम के साथ मिले। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया, कुछ देर बात की, हालचाल जाना और इसके बाद जब पीएम मोदी ने विदा ली तो मार्क कार्नी के कंधे पर हाथ भी रखा। पीएम मोदी और मार्क कार्नी की मुलाकात में जो बॉडी लैंग्वेज पीएम मोदी की थी वो साफ बता रही थी कि भारत और कनाडा के रिश्तों पर जमी हुई धूल हट रही, नए रिश्तों की शुरुआत हो रही है। कनाडा और भारत के बीच फिर से बात बन रही है। इस मीटिंग को लेकर कनाडा के पीएम कितने एक्साइटेड थे उसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि मीटिंग के बाद उन्होंने यहां तक कह दिया कि पीएम मोदी का आना हमारे लिए सम्मान की बात है। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत कह रही कि कनाडा ने दया करके बुलाया। कनाडा का पीएम कह रहा है कि हमारे लिए सम्मान की बात है कि पीएम मोदी आए। सुनिए मार्क कार्नी ने क्या कहा, उसके बाद बताऊंगा पीएम मोदी की कनाडा जाने से किसका एजेंडा फेल हो गया। Excellency, Prime Minister, it's a great honor to host you at the G7. India has been coming to the G7, I believe, since 2018 in Biarritz with our French partners, and it's a testament to the importance of your country, to your leadership, and to the importance of the issues that we look to tackle together, from energy security, from the energy transition that you're helping to lead, to the future of artificial intelligence, to the fight that we have against transnational repression, against terrorism, against other factors, and the work that we can do together. And it is my great honor to have you here. I enjoyed your intervention just now, and we look forward to our discussion. आप सोचिए, ये नरेंद्र मोदी को सम्मान नहीं मिल रहा है, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मान मिल रहा है। और कांग्रेस पार्टी की भाषा देखिए कि दया करके बुलाया गया मोदी को। जरा भी इन लोगों को नहीं लगता कि भाई वो आदमी आपके देश का प्रधानमंत्री है। पीएम मोदी का इंतजार जितनी बेसब्री से कनाडा की नई सरकार कर रही थी, मार्क कार्नी जितने एक्साइटेड दिख रहे हैं, जिस तरह से पीएम मोदी का कनाडा में स्वागत किया गया, ये तस्वीरें देखने के बाद तो खालिस्तानी सदमे में हो, क्योंकि ये वही खालिस्तानी है जो कनाडा में बैठकर ऑपरेट करते हैं, कनाडा से भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं, पीएम मोदी को मारने तक की धमकी देते हैं। अब जब इसी कनाडा में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हो रहा है, दोनों देशों के संबंध सुधर रहे हैं, तो खालिस्तानियों को भी लग रहा होगा कि अब मोदी कनाडा से उनका बोरिया बिस्तर समेटने वाले हैं। अब देखिए, मार्क कार्नी से पहले जब कनाडा में ट्रूडो की सरकार थी, तो खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में ट्रूडो सरकार ने भारत का हाथ होने का आरोप लगा दिया था। इसी के बाद सितंबर 2023 से भारत और कनाडा के संबंध खराब हुए थे। दोनों देशों ने तो एक दूसरे के राजनयिकों को भी निष्कासित कर दिया। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल पलट गई है। पीएम मोदी कनाडा के दौरे पर हैं और खालिस्तानियों की बैंड बजी हुई है। आज जब एक पत्रकार ने कनाडा के पीएम कार्नी से पूछा कि क्या उन्होंने पीएम मोदी से हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बारे में कुछ बात की, तो मार्क कार्नी ने सवाल को ही टाल दिया। उन्होंने कहा कि हमने और पीएम मोदी ने कानून से जुड़े मसलों और आपसी सहयोग पर बात की है और निज्जर का मुद्दा अभी कोर्ट में है, ऐसे में मुझे उस पर टिप्पणी करने में सावधानी रखनी होगी। यह है कनाडा में के साथ बदलते रिश्तों का असर। यह पीएम मोदी की डिप्लोमेसी की जीत ही है। पहले तो कनाडा ने पीएम मोदी को G7 में इनवाइट किया और अब कनाडा भारत की हर उस बात पर सहमत है जिसे पीएम मोदी कहते आ रहे हैं। अब देखिए, अभी तक कनाडा और भारत में जबरदस्त तलखी थी। अब एक ही मीटिंग में पीएम मोदी ने पूरी बाजी पलट दी। दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच कई मुद्दों पर सहमति बन गई है। भारत के विदेश सचिव ने बताया कि पीएम मोदी और मार्क कार्नी की बैठक में तय हुआ है कि भारत और कनाडा में जल्द ही हाई कमिश्नर को बहाल किया जाएगा। बिजनेस और संबंधों के सुधार के लिए जो बातचीत लंबे समय से अटकी थी, उसे फिर से शुरू किया जाएगा। वहीं कनाडाई पीएम मार्क कार्नी ने कहा कि हम सभी मुद्दों को मिलकर निपटाना चाहते हैं। ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा परिवर्तन, एआई के भविष्य को लेकर भारत के साथ काम करेंगे और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ। यानी कहीं से भी निज्जर उज्जर की बात नहीं हुई। साफ है कि अब कनाडा में डेरा जमाए खालिस्तानियों को अपना बुरा वक्त सामने दिख रहा है। जो खालिस्तानी अभी तक कनाडा की सरकार को अपने इशारों पर नचा रहे थे, खालिस्तानियों ने कनाडा की ट्रूडो सरकार को इस हद तक मजबूर कर दिया था कि वो निज्जर हत्याकांड के बाद भारत से दुश्मनी लेने पर आमादा हो गया था। अब पीएम ने उन सभी को ठिकाने लगाने का पूरा इंतजाम कर दिया है। पीएम मोदी ने कनाडा पहुंचने पर कहा कि मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे 2015 के बाद एक बार फिर कनाडा आने और कनाडा के लोगों से जुड़ने का मौका मिला है।
भारत और कनाडा के संबंध काफी महत्वपूर्ण हैं। कनाडा की कई कंपनियों ने भारत में निवेश किया है। भारत के लोगों का भी कनाडा की धरती पर निवेश है। दोनों देशों को मिलकर लोकतंत्र मानवता को मजबूत करना होगा। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में भारत और कनाडा एक साथ प्रगति करेंगे। और बात सही भी है भाई, कनाडा में लाखों सिख समुदाय के लोग रहते हैं। सिर्फ कुछ लोग जो अपने स्वार्थ के लिए खालिस्तान का सपना संजो रहे हैं, आप उसको पूरे कनाडा में रहने वाले हर सिख या हर भारतीय से जोड़कर नहीं देख सकते। पीएम मोदी कनाडा में G7 मीटिंग अटेंड करने के बाद क्रोएशिया पहुंचे। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब में उनका एयरपोर्ट पर जबरदस्त स्वागत हुआ। पीएम मोदी क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच के निमंत्रण पर वहां पहुंचे। पीएम मोदी क्रोएशिया की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में यहां रह रहे भारतीयों में ही नहीं बल्कि क्रोएशिया के लोग भी जबरदस्त एक्साइटेड दिखे। एयरपोर्ट पर जिस तरह से पीएम मोदी का स्वागत हुआ, उसे देखने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। पीएम मोदी का स्वागत यहां गायत्री मंत्र के साथ हुआ। इसके बाद जब पीएम जाग्रेब के होटल में पहुंचे तो तिरंगा लिए भारतीय ने नारे लगाने शुरू किए। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे जो है उससे पूरा होटल गूंज उठे। क्रोएशिया में इंडिया और पीएम मोदी की कितनी फैन फॉलोइंग है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि यहां पर हिंदी सीखने वालों की कमी नहीं है। सुनिए जरा। और हम सारी आ गए यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत करने को, और हम बहुत खुश हैं। ये बहुत बड़ी बात है, सिर्फ हमारे लोगों के लिए नहीं लेकिन पूरे देश के लिए। और जी हम बस इंतजार कर रही है, अभी हम देखेंगे क्या होगा, कैसा होगा, पता नहीं। तो ये भारत, नए भारत की बढ़ती ताकत की तस्वीरें, लेकिन एक तस्वीर इजरायल और ईरान युद्ध से जुड़ी भी आ रही है। पाठशाला में अगला चैप्टर उसी का है कि क्या इजरायल से पिटते ईरान का खौफनाक प्लान परमाणु हमले की तैयारी में है क्या ईरान? पहले हमास से लड़ाई, अब ईरान से जंग। क्या इजरायल के पास मिसाइलें खत्म हो रही हैं? खामनेई की मौत का प्लान फाइनल हो गया है क्या? पेजर बम फटेगा या सीधा मिसाइल से ठोक दिया जाएगा? अब इसके बारे में समझिए, क्योंकि ईरान और इजरायल का युद्ध पूरी दुनिया पे इंपैक्ट डाल रहा है। ईरान और इजरायल के बीच युद्ध अब और भी भीषण हो गया है। इजरायल ईरान को ठोकता चला जा रहा है तो ईरान ने भी नए नए हथियार निकाल लिए। इजरायल बम पर बम गिरा रहा है तो ईरान ने इजरायल पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागना शुरू कर दिया है। लेकिन इजरायल से पिटते ईरान ने आगे का क्या खौफनाक प्लान बनाया है? क्या ईरान परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है? आज आपको यह सब बताऊं। लेकिन यह भी देखिए कि इजरायल ईरान की भीषण जंग के बीच दुनिया की नजरें डोनाल्ड ट्रंप पर हैं, क्योंकि ट्रंप मन बना चुके हैं कि वो ईरान में घुस जाएंगे। लेकिन ट्रंप के सामने पुतिन और जिनपिंग आकर खड़े हो गए। रूस और चीन ने ट्रंप को चेतावनी दे दी कि अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदा तो फिर कुछ ऐसा हो जाएगा जो ट्रंप संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन ट्रंप सुनते किसकी? उन्हें तो लग रहा है कि ईरान का खेल इजरायल खत्म कर रहा है तो बचा कुचा काम ट्रंप धमकी देकर पूरा कर देंगे। अगर अमेरिका के बिना कूदे ट्रंप की धमकी से डरकर ईरान ने सरेंडर कर दिया तो इस जंग का पूरा क्रेडिट ट्रंप लूट लेंगे। लेकिन ट्रंप के सारे अरमानों पर एक तो इजराइल पर आई एक रिपोर्ट ने पानी फेर दिया, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या इजराइल के पास मिसाइलें खत्म हो रही हैं। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन ट्रंप के लिए दूसरी बड़ी मुसीबत यह है कि बर्बादी की कगार पर खड़ा ईरान सिर्फ ट्रंप की धमकियां सुनकर सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। भाई खamenei ने बेइज्जती कर दी ट्रंप की। आप देखिए कि किस तरह के हालात बन गए कि ट्रंप ने ईरान को लास्ट वार्निंग दे दी कि बिना शर्त सरेंडर करो। ईरान अड़ा हुआ है, खamenei कह रहे हैं कि कभी सरेंडर नहीं करेंगे। बस ये तो ट्रंप की हालत है। ये चलते हैं दुनिया भर में फूफा बन के घूम रहे हैं कि भाई हम जो है ये करते हैं वो करते हैं। ट्रंप ने इशारा कर दिया कि अब अमेरिका इस जंग में कूद जाएगा। ईरान कह रहा है कि अगर अमेरिका आया तो और बुरा अंजाम होगा। इजराइल ने कह दिया कि खamenei के खात्मे से ही युद्ध का खात्मा होगा। खamenei कह रहे हैं कि इजराइल को उसके लिए सजा मिलेगी। इजराइल ने 50 फाइटर जेट से ईरान में घुसकर जबरदस्त तबाही मचाई तो ईरान ने भी नए नए हथियार निकाल लिए, हाइपरसोनिक मिसाइल चलाने लगा। ईरान के लिए करो या मरो वाली स्थिति है। लेकिन इजराइल अकेले कितने दिन तक युद्ध लड़ पाएगा, यह सवाल भी है, क्योंकि अमेरिका को इस जंग में कूदना ही पड़ेगा। और वजह क्या है वो आगे बताऊंगा। आप ये देखिए कि कल ही ट्रंप ने ईरान को धमकी दी कि सरेंडर कर दो, अनकंडीशनल सरेंडर, इतना बड़ा बड़ा लिखा। कल ही ईरान ने इजराइल पर सबसे बड़ा अटैक कर दिया। ये हैसियत बना के छोड़ दी ट्रंप की ईरान। ट्रंप धमकी दे रहे, ईरान ने इजराइल पर एक साथ 25 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान यहीं तक नहीं रुका। आज सुबह ईरान ने अपनी फतह मिसाइल निकाली। फतह मिसाइल ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल है। ईरान ने इस जंग में पहली बार फतह मिसाइल इजराइल पर दागी।
ईरान ने दावा किया कि फतह मिसाइलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया और इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाया। फतह मिसाइल को ईरान ने खास तौर से इजराइल पर अटैक के लिए डेवलप किया था। यह मिसाइल आवाज की गति से 13 गुना ज्यादा रफ्तार से उड़ती है। साल 2023 में पहली बार ईरान ने अपनी फतह मिसाइल के बारे में दुनिया को बताया था। तब ईरान ने दावा किया था कि यह मिसाइल इजराइल की राजधानी तेल अवीव तक सिर्फ 400 सेकंड में पहुंच जाएगी। ईरान का दावा है कि उसके पास 3000 से ज्यादा फतह मिसाइलों की खेप मौजूद है। ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल चला तो दी और इजराइल का गुस्सा भी बढ़ गया। इजराइल ने 50 फाइटर जेट्स उड़ा दिए, जब मार के आप ईरान के 40 ठिकाने उड़ा दिए उसने। मतलब इधर से ये मिसाइल मार रहा है, उधर से इजराइल फोड़ रहा है। गजब ही चल गया है भाई। इजराइल ने ईरान के उस मिसाइल बेस को ही उड़ा दिया जहां से ईरान मिसाइल लॉन्च कर रहा था। उसने कहा मिसाइल रखे हो, जहां से मार रहे हो वहीं मार देता हूं। इजरायली सेना ने ईरान के मिसाइल बेस पर हमले का थर्मल वीडियो भी जारी किया जिसमें अटैक होता दिख रहा है। ये देखिए, इजराइल ने तेहरान पर भी एक और तगड़ा हमला किया। तेहरान के आसपास के परमाणु ठिकाने इजराइल ने फोड़ दिए, ये तक कहा जा रहा है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये इजराइल के उन्हीं हमलों में से एक बताया जा रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान को इजराइल ने धुआं धुआं करके छोड़ दिया। तेहरान के आसमान में विस्फोट होते दिख रहे हैं। इस पर ईरान का भी दावा है कि उसने इजराइल के अटैक को नाकाम कर दिया है। आज इजराइल ने तेहरान में ईरान सरकार के इंटरनल सिक्योरिटी हेडक्वार्टर को भी टारगेट किया, जिसे इजराइल एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने तबाह कर दिया। इजराइल ने दावा किया है कि इंटरनल सिक्योरिटी हेडक्वार्टर ही ईरानी तानाशाह खामनेई का मुख्य हथियार था, जिसे इजराइल ने आज उड़ा दिया, खत्म कर दिया। तस्वीर देखिए। लेकिन यह सब तो अभी ट्रेलर है, यानी सिर्फ पटाखे ही फूट रहे हैं। असली युद्ध तो कहा जा रहा है कि अभी शुरू होना है, और यह असली युद्ध तब शुरू होगा जब इसमें अमेरिका घुसेगा। क्योंकि यह बात क्लियर कट दिख रही है कि जब तक अमेरिका नहीं घुसेगा तब तक ईरान सरेंडर करेगा नहीं। कल ही ट्रंप ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई को धमकी दे रहे थे, लेकिन खामनेई ने आज अपने देश को संबोधित किया, जिसमें इजराइल को भी धमकी दी और अमेरिका को भी इस जंग से दूर रहने की वार्निंग दे दी कि दूर रहो। खामनेई ने इजराइल पर कहा कि इजराइल ने ईरान पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की और इजराइल को उसके किए की सजा मिलेगी। खामनेई ने अमेरिका से कह दिया कि ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा, और अगर अमेरिका इस जंग में कूदा तो ऐसा अंजाम होगा जिसकी भरपाई अमेरिका भी नहीं कर पाएगा। यानी खामनेई भी मरने मारने के मूड में है पूरा। इसी से पता चल रहा है कि असली युद्ध तो अब शुरू हुआ है। खामनेई ईरान में किसी बंकर में छुपाए कहा जा रहा है और वहीं से भाषण रिकॉर्ड करके चलवा रहा है। खामनेई ऐसी धमकियां इसलिए दे रहा है क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू ने खामनेई के सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। खामनेई को सत्ता छोड़नी होगी या फिर खामनेई की जान जाएगी। ट्रंप कल ही कह चुके हैं कि उन्हें पता है कि खामनेई कहां छुपा है। खामनेई तब तक जिंदा है जब तक ट्रंप उसे मारने का ऑर्डर नहीं देते, लेकिन खामनेई यह दिखाना चाहता है कि उसे अपनी जान की परवाह नहीं। खामनेई को जब चाहे अमेरिका और इजराइल उड़ा देगा, यह बात खुद डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं। यह बात भी सच है कि जब खामनेई के सारे राइट हैंड इजराइल ने 6 दिन में मार गिराए तो खामनेई को निपटाना कौन सी बड़ी बात है। खामनेई की लोकेशन के बारे में अमेरिका इजराइल को पता है, सिर्फ एक बम, एक मिसाइल गिराने की बात है। ईरान में इजराइल के पेजर बमों का खौफ ऑलरेडी चल रहा है। पेजर बम से भी खामनेई को निपटाया जा सकता है। कुछ और नई तकनीक भी हो सकती है। ईरान में ऐसी दहशत फैली हुई है कि ईरान ने अपने नागरिकों के लिए एक चेतावनी जारी की है। लोगों से कहा गया कि वो अपना व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही डिलीट कर दे, अभी तक का डेटा भी डिलीट कर दे। ईरान का आरोप है कि इजराइल इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ईरान के लोगों की जासूसी कर रहा है और ईरान के लोगों की जानकारी हासिल कर रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूजर्स का डेटा इकट्ठा कर रहा है इजराइल। लास्ट नोन लोकेशंस और कम्युनिकेशन कलेक्ट करके उन्हें इजराइल के साथ शेयर किया जा रहा है। ईरान ने अपने सिविल सर्वेंट्स और उनकी सिक्योरिटी टीम के लिए भी एडवाइजरी जारी की है। स्मार्टफोन, घड़ियों और लैपटॉप समेत किसी भी कनेक्टेड डिवाइस का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ईरान को आशंका है कि पिछले दिनों इजराइल ने जितने भी हमले किए थे उनको इसी तरह से इंटरसेप्ट किया गया था। ईरान को डर है कि इजराइल वैसा ही हमला कर सकता है जैसा लेबनान में पेजर ब्लास्ट करके आतंकियों को मारा था। ईरान को यह भी डर है कि इजराइल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जासूसी करके उनके सर्वोच्च नेता खमनेई तक भी पहुंच सकता है। यानी ईरान घबराया हुआ भाई कि पता नहीं किसके मोबाइल के चक्कर में मैं मोबाइल बन के मेरी आत्मा ऊपर निकल जाए। खामनेई को जब चाहे इजराइल टपका देगा, यह कहा जा रहा है, लेकिन वो खामनेई को इसलिए नहीं मार रहा क्योंकि अमेरिका ने अब तक उसे रोका हुआ है। अमेरिका चाहता है कि बिना खामनेई को मारे ईरान सरेंडर कर दे, लेकिन बिना खामनेई को मारे ट्रंप ईरान से सरेंडर करवाएंगे तो कैसे?
सरेंडर तो तभी होगा जब अमेरिका इस युद्ध में पूरी ताकत से कूदेगा, क्योंकि इजराइल 6 दिन से ईरान को धुआं धुआं तो कर रहा है, लेकिन इजराइल के लिए ईरान को अकेले खत्म करना इतना आसान भी नहीं है। अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट अखबार में दावा किया गया है कि इजराइल के पास 10 से 12 दिन का ही एयर डिफेंस सिस्टम स्टॉक बचा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी रिपोर्ट छपी है कि इजराइल के पास एरो इंटरसेप्टर मिसाइल की कमी हो रही है। ये इंटरसेप्टर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए अहम माने जाते हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि एयर डिफेंस सिस्टम्स की कमी की वजह से इजराइल को चुनना पड़ रहा है कि किस मिसाइल को रोकना है और किसको नहीं। यानी इजराइल के लिए भी लड़ाई आसान नहीं रह गई। भाई वो इतने लंबे वक्त से एक तरफ हमास से लड़ रहा है और अब ईरान से ऑलमोस्ट फुल फ्लेजेड वॉर लड़ रहा है, तो हथियार तो खत्म होंगे ही। अब जितना ज्यादा युद्ध खिंचेगा उतनी ज्यादा ही इजराइल की परेशानी होगी, क्योंकि ईरान का क्या है, ईरान तो बर्बादी हो चुका है, लेकिन इजराइल को भी वो ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने में लगा है। इसलिए इजराइल चाहता है कि अमेरिका इस जंग में कूदे, जिससे युद्ध ज्यादा न खिंचे और जल्द से जल्द ईरान को सरेंडर करवाकर यह युद्ध जीता जा सके। यह बात भी मानी जा रही है कि ट्रंप नेतन्याहू से कन्विंस भी हैं और वो युद्ध में कूदने का पूरा मन बना चुके हैं। मंगलवार की रात को ट्रंप ने इसी पर एक मीटिंग भी की थी। अमेरिकी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर पर हमला करने पर भी सीरियसली विचार कर रहा है। अमेरिकी मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर पर बंकर बस्टर बमों से हमला कर सकता है और इसके लिए अमेरिका के 4 B-52 बॉम्बर एयरक्राफ्ट हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया बेस पर तैनात। अमेरिका और इजराइल दोनों ही ईरान के फोर्डो को उड़ाने के लिए बेताब है, क्योंकि दोनों को पता है कि अगर ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है तो ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करना ही होगा। इसी प्लांट में ईरान परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी यूरेनियम तैयार कर रहा है, लेकिन फोर्डो पर हमला करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि ईरान का यह न्यूक्लियर प्लांट तेहरान से 95 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच जमीन में 260 फीट नीचे बना हुआ है। अब ईरान में अगर टोटल तबाही लानी है तो इजराइल के साथ अमेरिका को उतरना ही होगा। अमेरिका इसकी तैयारी करके भी बैठा है, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर का इंतजार है, क्योंकि जो सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं उससे तो पता चलता है कि अमेरिका की नेवी के जहाज ईरान को चारों तरफ से घेर चुके हैं। यूएस सेंट्रल कमांड एरिया में वॉरशिप्स की तैनाती लगातार बढ़ रही है। यूरोप में भी अमेरिका ने अपने प्लेन डिप्लॉय किए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों को देखकर पता चलता है कि कम से कम एक कॉम्बैट शिप, 4 माइन काउंटर मेजर वेसल्स और ऑपरेशन सपोर्ट शिप यूएस सेंट्रल कमांड के एरिया में दिखाई दे रहे हैं। इन जहाजों की तैनाती इस बात का संकेत है कि वो पर्शिया की खाड़ी, हॉर्मुज और ओमान की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा है, जो कि सेंट्रल कमांड का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सोमवार को ही दुनिया के सबसे बड़े वॉरशिप में से एक यूएसएस निमित्ज को दक्षिण चीन सागर से मध्य पूर्व की तरफ मोड़ा गया, जिसके बाद इस इलाके में अमेरिकी विमान वाहक शिप की संख्या अब बढ़कर 2 हो गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएस एयरफोर्स के दर्जनों रिफ्यूलिंग विमान यूरोप में तैनात किए गए। लेकिन ईरान भी अमेरिका को सीधी धमकी दे रहा है कि अगर अमेरिका इस जंग में कूदा तो फिर अमेरिका भी नहीं बचेगा, वो कह रहा है, क्योंकि अमेरिकी ठिकाने ईरान के टारगेट पर हैं। ईरान ने पहले से ही अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करने की तैयारी कर रखी है। ईरान ने मिसाइल्स और हथियार तैयार किए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर अमेरिका के खिलाफ हमला किया जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया तो ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों पर स्ट्राइक कर सकता है। दावा है कि ईरान सबसे पहले इराक में मौजूद अमेरिकी फोर्सेस को टारगेट कर सकता है, इसके बाद दूसरे अरब देशों में मौजूद अमेरिकी बेस पर निशाना बना सकता है। रिपोर्ट तो यह भी कह रही है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछा सकता है ताकि अमेरिकी जहाजों को रास्ते में ही रोका जा सके। ईरान और क्या क्या कर सकता है, इसको लेकर ईरान की मीडिया में एक वीडियो तेजी से सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें न्यूक्लियर बम की डमी को एक हाथ सहलाता हुआ दिख रहा है। यह तस्वीर देखिए और इसमें कैप्शन में लिखा है मे बी, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ईरान युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। लोग तो यह भी कयास लगा रहे हैं कि ईरान पहले ही न्यूक्लियर बम बना चुका है और वो न्यूक्लियर बम भी फोड़ सकता है। यानी तरह तरह की अटकलें जो हैं वो चल रही हैं। ईरान से अभी तक तो सिर्फ इजराइल ही लड़ रहा है और वो भी अकेले अपने दम पर। अमेरिका कब इजराइल के साथ इस युद्ध में कूदेगा ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी ये आसान नहीं है कि वो युद्ध में कूदने का फैसला तुरंत कर लें, क्योंकि एक तो ट्रंप खुद ये कहते रहे कि भाई मैं तो जंग रुकवाने आया हूं, अमेरिका को दूसरों की जंग में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ट्रंप के अपने सपोर्टर्स के बीच कई लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि ईरान के साथ अमेरिका डायरेक्ट वॉर में जाए।
अमेरिका में एक सर्वे में पता चला है कि ज्यादातर अमेरिकी नहीं चाहते कि अमेरिका जंग में शामिल हो। करीब 60% लोगों ने कहा है कि अमेरिका को इजराइल ईरान जंग से दूर रहना चाहिए। ट्रंप की खुद की रिपब्लिकन पार्टी के 53% समर्थक नहीं चाहते कि अमेरिका जंग में शामिल हो। विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टी में भी 65% लोगों ने अमेरिका के जंग में शामिल होने का विरोध किया है। ट्रंप भी कई बार कसम खा चुके हैं कि वो अमेरिका को मिडिल ईस्ट के युद्ध में नहीं फंसाएंगे, लेकिन अब ट्रंप खुद फंसे हुए हैं। आज जब उनसे पूछा गया कि क्या वो ईरान पर अटैक करेंगे, तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। You don't know that I'm going to even do it. You don't know. I may do it. I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, that Iran's got a lot of trouble, and they want to negotiate. अमेरिका जो है वो क्या करे, इसमें ट्रंप फंसे हुए हैं। क्योंकि भाई एक तरफ तो वो दुनिया भर में फूफा बने घूम रहे हैं कि मैं ही युद्ध रुकवा सकता हूं, मैं ये करा सकता हूं। भाई रूस यूक्रेन का रुकवा नहीं पा रहे, ईरान इजराइल का रुकवा नहीं पा रहे, कूद गए इसमें तो और छिछालेदर होगी कि युद्ध रुकवाने आया था और भाई बताओ खुद कूद गया। भारत पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने नहीं रुकवाया, आज नरेंद्र मोदी ने वो दुनिया के सामने क्लियर कर दिया। तो वो पूरी तरह से एक्सपोज होते जा रहे हैं। ट्रंप इसलिए भी ये तय नहीं कर पा रहे कि जंग में सीधे कूदे या नहीं, क्योंकि ट्रंप के सामने मुश्किल ये भी है कि रूस और चीन भी लगातार दबाव बनाए हुए कि ईरान इजराइल की जंग तुरंत रुके। आज रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो ईरान के खिलाफ इजराइल की सैन्य मदद न करें। रूस के उप विदेश मंत्री सरगेई रेबकोव ने कहा है कि जंग में अमेरिका कूदा तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे। चीन का भी बयान आया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को मारने की धमकी देकर ट्रंप ने माहौल भड़का दिया है। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए चीजें इतनी आसान नहीं है, क्योंकि सामने रूस और चीन भी खड़े दिख रहे हैं। ऊपर से खामनेई बेइज्जत कर रहे हैं, सो अलग ये धमकी मत दो, तुमको भी मार देंगे। इसलिए तो ट्रंप एक दिन कहते हैं कि ईरान से कोई बातचीत नहीं होगी, बिना शर्त सरेंडर करना होगा। दूसरे दिन ट्रंप कहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है, व्हाइट हाउस आने को तैयार है। ट्रंप ये तय ही नहीं कर पा रहे कि ईरान से अमेरिका युद्ध करे या बातचीत करे। ट्रंप ये फैसला ही नहीं ले पा रहे कि अमेरिका इस युद्ध में घुसे या ना घुसे। ये तो इनकी हालत हो रखी है। लेकिन हालत तो पाकिस्तान की भी खराब है। पाठशाला में अगली क्लास। भिखारी पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर को बिरयानी खिलाने क्यों बुलाया ट्रंप ने? गेम क्या है? मोदी छोड़ेंगे नहीं, खाने की टेबल पर बैठाकर ट्रंप ने मुनीर को समझा दिया है क्या? चीन का महासंकट, सेना के बड़े बड़े अधिकारी चीन में रातों रात कहां गायब हो जा रहे हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के बाद ईरान सरेंडर करेगा या नहीं, ये तो किसी को पता नहीं। लेकिन यह बात पूरी दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान सरेंडर कर चुका है। पाकिस्तान के फर्जी फील्ड मार्शल असीम मुनीर, जो 5 दिन के अमेरिकी दौरे पर पहुंचा था, बड़े बड़े हवाई दावों के साथ कि अमेरिकी आर्मी की परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर इनवाइट मिला है। लेकिन इस सफेद झूठ को व्हाइट हाउस ने सिरे से खारिज करके पहले ही मुनीर की इंटरनेशनल बेइज्जती करा दी। ऐसे में जब झूठी तारीफों के भूखे असीम मुनीर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच का मौका मिला, तो मुनीर ने सोचा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति के घर में वो लंच के दौरान भारत के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान का झूठा नैरेटिव सेट करेगा। लेकिन उसके इन अरमानों पर भी पानी फिर गया, क्योंकि ट्रंप के साथ मुनीर के लंच से पहले ही आज पीएम मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत हो गई लंबी, जिसमें पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर और भारत के साथ हुए सीज फायर पर पाकिस्तान के झूठ की पोल खोलकर रख दी। ऐसे में यह साफ हो चुका है कि व्हाइट हाउस में लंच के दौरान मुनीर का वेलकम नहीं, बल्कि उसे ट्रंप की डोज मिली है। क्योंकि ट्रंप ने मुनीर को सिर्फ लंच के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि असल मकसद कुछ और है। माना जा रहा है कि इस लंच में ट्रंप की मुनीर को पहली डोज यह होगी कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, इसलिए कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। दूसरी डोज यह होगी कि इजराइल और ईरान की लड़ाई में पाकिस्तान को ज्यादा उछलकूद करने की जरूरत नहीं। हालांकि ट्रंप के साथ मुनीर की मुलाकात से पहले ही ईरान की मदद को लेकर वो बैकफुट पर आ चुका है। पाकिस्तान कैसे युद्ध में फंसे ईरान को मुश्किल में छोड़कर भागा है और क्यों उसने चीन से मदद की उम्मीद छोड़ दी है, इसके बारे में आज पाठशाला में बताऊंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि ईरान के बाद पाकिस्तान के लिए खतरा क्यों बढ़ रहा है, चीन के सैनिक कहां गायब हो जा रहे हैं, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस के शेड्यूल में असीम मुनीर का नाम तक नहीं लिया गया है, बल्कि ट्रंप के साथ लंच वाले इवेंट में केवल पाकिस्तान के सेना प्रमुख का जिक्र किया गया, नाम तक नहीं लिखे उसका। लंच को व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम में एक बंद कमरे में रखा गया है। लंच के दौरान मीडिया को भी कैबिनेट रूम तक पहुंचने की मंजूरी नहीं दी गई, यानी अंदर बिठाकर कायदे से इलाज होगा मुनीर का। ऐसा नहीं है कि असीम मुनीर पाकिस्तान के पहले जनरल हैं जो अमेरिका का नमक खाएंगे। इससे पहले भी पाकिस्तान के कई जनरल अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ लंच कर चुके हैं, जैसे अयूब खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ। हालांकि ये तीनों पाकिस्तानी जनरल तख्तापलट करने के बाद पाकिस्तान के शासक बन चुके थे।
किसी भी देश के सेना प्रमुख को अगर अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ लंच करने का मौका मिलता है तो ये उसके लिए अहम बात होती है। लेकिन ट्रंप के साथ मुनीर के लंच को लेकर पाकिस्तान टेंशन में। पाकिस्तान में इस लंच को लेकर खुशी नहीं है, उल्टे पाकिस्तान सहमा हुआ है। पाकिस्तान को डर है कि इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग के बाद कहीं उसका नंबर ना आ जाए। पाकिस्तान को यह डर क्यों है, इसकी वजह भी समझना मुश्किल नहीं है। दरअसल जिस तरह ईरान पर आतंकी संगठनों हिजबुल्लाह, हमास, हूती विद्रोहियों और इराक में शिया आतंकियों को फंडिंग करने और हथियार देने का आरोप है, ठीक उसी तरह पाकिस्तान पर लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे खूंखार आतंकी संगठनों को फंडिंग देने और हथियार देने का आरोप है। इसलिए पाकिस्तान में यह सवाल जोर पकड़ रहा है कि क्या ईरान के बाद अब पाकिस्तान पश्चिमी देशों और इजराइल के निशाने पर है। इसकी एक वजह इजराइल के पीएम नेतन्याहू का एक पुराना बयान भी है जो वायरल हो रहा है, जिसमें नेतन्याहू कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम होना ही नहीं चाहिए। अब यह भी देखिए कि पाकिस्तानी पत्रकार और डिफेंस एक्सपर्ट्स तक मान चुके हैं कि ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर आना तय है। पाकिस्तान में भारत का खौफ ऐसा है कि वो डिफेंस एक्सपर्ट भी ईरान में इजराइल की कामयाबी के पीछे भारत की खुफिया एजेंसी का हाथ तक बताने लगे। पाकिस्तानी पत्रकार सईद काजी ने एक कार्यक्रम में कहा कि अमेरिका ईरान में बंकर बस्टर बम से हमला करने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान को इस गलतफहमी में कतई नहीं रहना चाहिए कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के बाद इजराइल रुक जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ युद्ध जीतने के बाद इजराइल सीधे पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंच जाएगा। वहीं पाकिस्तानी सेना में ब्रिगेडियर रह चुके हारिस नवाज का कहना है कि ईरान में इजराइल की कामयाबी के लिए भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बहुत बड़ा हाथ है। हारिस नवाज ने दावा किया है कि रॉ ने ईरान के चाबहार पोर्ट में बैठकर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को ईरान में एक्सेस दिलवाई। असल में जिस तरह ईरान पर इजराइल के बम फूट रहे हैं, उसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के लगे जख्मों को हरा कर दिया है। धीरे धीरे पाकिस्तानियों का दर्द बाहर आ रहा है। पाकिस्तान में लोग कहने लगे हैं कि जिस तरह इजराइल ईरान पर हमले कर रहा है, ठीक उसी तरह भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर हमले किए। पाकिस्तानी पत्रकार का कहना है कि जिस तरह इजराइल ने ड्रोन अटैक करके ईरान के डिफेंस सिस्टम को नाकाम किया, उसी तरह भारत ने भी पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर दिया था। यही नहीं, पाकिस्तानी तो हमले के इस तरीके को भारत, इजराइल और अमेरिका का नेक्सस बताने लगे।